लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि व्हाइट ड्रैगन को भी यह महसूस हो चुका था कि नीचे की एक चेन टूट चुकी है। वीर लगातार मेहनत करते हुए चैनों को तोड़ ही देता है। सिर्फ एक चेन ही बची थी, वीर उसे भी मेहनत करके तोड़ ही देता है। और इस चीज़ को व्हाइट ड्रैगन को भी यह महसूस हो चुका था कि उसकी सारी चेन टूट चुकी है। वह अपनी पावरफुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मूवमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है वह व्हाइट ड्रैगन उस यक्ष को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा चुका था। तुरंत ही वीर उस नदी से बाहर निकलकर भागना शुरू कर देता है। वीर मन ही मन सोचता है वह यक्ष किंग फिर से ताकतवर हो चुका है। अभी मैं उन दोनों में से किसी से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। वीर आगे बढ़ ही रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रास्ता। दात तेरी की, मैं कितने ही मोड़ आगे आ चुका हूँ। यह जगह मानो ऐसा भूल भुलैया है। अंदर आते समय मैं धारा के प्रवाह के साथ आ गया था, तो मैं धारा के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जा रहा हूँ, बट फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वीर को वही खरगोश किंग दिख जाता है। खरगोश किंग, बढ़िया, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। वीर आखिरकार उस गुफा से बाहर निकल आ जाता है। इन लाल आंखें वाले खरगोश के शवों पर अभी भी यक्ष किंग की आभा मौजूद है, यानी कि उसकी लाइफ फोर्स अभी भी मौजूद है। वीर मन ही मन सोचता है कम से कम मुझे उसके आसपास होने का आभास तो नहीं हो रहा है। लगता है वह पहले ही यहीं से जा चुका होगा। वीर उस खरगोश किंग से कहता है मेरे साथ वापस आ जाओ। कम से कम अगर तुम्हें मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें पीछा किए जाने की चिंता नहीं पड़ेगी। कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है पृथ्वी ग्रह पर वीर का कमरा। वीर अपने कमरे में मौजूद था। वीर मन ही मन सोचता है इस रूबिक्स क्यूब को शेल्टर से बाहर निकाला जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं इस रूबिक्स क्यूब को कंप्यूटर को सौंप देता हूँ ताकि कंप्यूटर इसकी गणना खुद ही कर सकते हैं। मुझे सारे परिणाम एक साथ ये मौजूदा करवा सकता है। कंप्यूटर तुरंत ही इनपुट देता है असुरा सूत्र, यानी कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा। इन दोनों नामों से जाना जाता है, असुरा सूत्र, ये फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो भाई लोग। यह फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा जिन कला बहुत उपयोगी है, बट मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि वीर को ऑलरेडी एक बार फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखने के लिए मलिक फैमिली ने ऑलरेडी फोर्स किया था, बट उस टाइम पे भी वीर ने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा नहीं सीखा था, तो इसलिए वीर ऑब्वियसली इस बार भी नहीं सीखने वाला है। आई होप कि भाई लोग आप लोग को ये सब बातें पता ही होगी। तो चलिए एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं। टेबल पर पड़ा वीर का कॉल बजना शुरू हो जाता है। उस पर कॉल आ रही थी किसी की। कॉल कैप्टन अवनी शेरगिल का था। वीर उस कॉल को रिसीव करता है। फोन से तुरंत ही अवनी शेरगिल का होलोग्राम बाहर आता है और अवनी शेरगिल बोलती है वीर रह जा, क्या ठकराल परिवार की आधी ताया तरवाल आपके पास है? अगर आप उस कभी बेचने की फैसला करते हैं तो क्या आप उसे शेरगिल परिवार को बेचने का फैसला कर सकते हैं? वीर अवनी शेरगिल से पूछता है क्या ताया तरवाल में कुछ खास बात है क्या? अवनी शेरगिल बोलती है इसका संबंध मेरे शेरगिल परिवार के रहस्यों से है, इसीलिए मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि आप बाहरी व्यक्ति हो। ताया तरवाल सिर्फ एक साधारण सा हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका कोई और उपयोग नहीं है। वीर मन ही मन सोचता है अगर यह यक्ष किंग को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सकता है तो यह ताया तरवाल निश्चित रूप से साधारण चीज नहीं है। इसका मतलब है शेरगिल परिवार से इसका कुछ रहस्यमय संबंध हो सकता है। वीर आगे बोलता है अवनी शेरगिल से ठीक है, लेकिन मैं अभी इसे बीस्ट को मारने के लिए यूज़ करता हूँ और इस ताया तरवाल पर निर्भर हूँ, इसीलिए मैं अभी इसे नहीं बेच सकता। अगर मैं इसे कभी बेचने का फैसला किया तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अवनी शेरगिल आगे बोलती है अच्छा चलो ठीक है, अब बिजनेस की बात खत्म हो गई हो तो चलो कुछ पर्सनल बातें करते हैं। अवनी शेरगिल आगे बोलती है हमने जो कि हमारे स्पेशल स्क्वाड के न्यू रिक्रूटमेंट बंदे हैं, यानी कि टाइटन ग्रह एंड मोरा ग्रह के ऊपर जो बंदे सर्व करते हैं उनके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूलाइज किया है उनको कुछ सिखाने के लिए। जो कि ओल्ड बंदे हैं वो उनको कुछ सिखाएंगे अलग अलग टेक्निक एंड स्किल के बारे में। तो आप क्या उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे? आपको वहाँ पर टीचर के रूप में आने की ज़रूरत है क्योंकि वो सारा का सारा ये इंटरनेट पे होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस होने वाले सब के सब जो कि स्काई नेट पे मौजूद रहने वाले हैं।
तो क्या आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे? वीर बोलता है चलो ठीक है मैं आऊँगा, मेरी स्काई नेट की सारी डिटेल प्रोवाइड करा देना, मुझे क्या करना है शेड्यूल है सब मुझे दे देना, मैं आ जाऊँगा। तो हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि पोलर नाइट के ऊपर, यानी कि स्काई नेट पोलर नाइट दोनों एक ही है, जो कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम ही आप लोग को बता दिए। तो चलिए स्टोरी के अंदर आगे बढ़ते हैं। स्काई नेट पर स्पेशल स्क्वाड की वर्चुअल क्लासेस शुरू हो चुकी थी। उस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सब लोग आ चुके थे। वीर भी उस क्लास रूम के अंदर एंटर हो चुका था। वीर मन ही मन सोचता है पिछले क्लास में अभी भी समय है, यानी कि पिछला क्लास अभी भी चल रहा है, मैं उस क्लास को देख सकता हूँ, यहाँ से अटेंड भी कर सकता हूँ और इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। तो मैं अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करने होंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। क्लासरूम में मौजूद था एक टीचर, उस टीचर का नाम था नागोंग। वह बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वास्तविक क्लास के अंदर आप सब लोग को यूज़फुल होने वाली टेक्निक और आप सब लोग को न्यू टेक्निक्स एंड न्यू स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि आप लोग के रियल लाइफ एंड कॉम्बैट्स के अंदर यूज़ होने वाली, वो सब लोग को यहाँ पर अलग अलग टीचर आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए बताया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे साथ मौजूद वीर रह जाए टीचर्स आप सब लोग के साथ मेरे साथ एक वर्चुअल फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हम आप लोग को कुछ पंचेस एंड स्किल्स के बारे में डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो चलो बच्चों, हम वीर रह का स्वागत करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर वीर तो फंस चुका था ऑलरेडी, क्योंकि टीचर नागोंग ने ऐसा कुछ फरमाइश करेंगे, वीर ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो कुछ स्टूडेंट एक्साइट होते हुए तुरंत ही बोलते हैं अरे वाह, यह तो वीर रह जाए, यह यहाँ कब आया? एक और स्टूडेंट बोलता है यह तो काफ़ी साधारण सा दिख रहा है। और एक स्टूडेंट वीर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है इतना छोटा सा व्यक्ति हमें सिखाने आया है क्या? है सचमुच यह सिखाने आया हमको? या वीर स्टेज पर जाते हुए बोलता है प्रति शिक्षक नागोंग, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? टीचर नागोंग बोलते हैं घबराइए नहीं, ज़रूरत मुझे नहीं है, सिर्फ आप मेरे प्रति शिक्षण यानी कि आप मेरे अटैक को ब्लॉक करने डिफेंस करने की सब टेक्निक आप लोग को स्टूडेंट को बताने की, और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वास्तव में। दूसरी तरफ अवनी शेरगिल बोलती है नागोंग 10 वर्षों पहले ही सरपासर बन चुका था, यह बंदा 10 साल पहले ही सरपासर बन चुका है। इसके सबसे शक्तिशाली कौशल में से एक कौशल माने एक पंच है उसका, गॉड फिस्ट पंच। वो बहुत ज़्यादा डेंजर एंड पावरफुल पंचिंग स्किल है उसकी। अवनी शेरगिल के पास में बैठा टीचर बोलता है उसके मुक्के की वास्तव और भ्रम के बीच में घुलता मिलता रहता, असली और नकली के बीच में समान स्तर के लोग आसानी से पहचान ही नहीं सकते उस चीज़ को कि उसका मुक्का किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो भ्रम है कि वो असली पंच है। वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते समान स्तर के कोई भी लोग। बट ये वीर रेजा की बात हम क्या ही कर सकते, वीर रेजा को छोड़ी तो उसके तो लेवल उसके बराबर ही नहीं, तो वो कहाँ से उसके पंचेस की तुलना कर पाएगा। दूसरी तरफ डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था और वहाँ पर वीर की तरफ एक पंच बहुत जोर से आगे बढ़ रहा था। वीर तुरंत ही अपने 2 हाथ को आगे करते हुए उस पंच को बड़ी आसानी के साथ ही रोक लेता है। यह देखकर नागोंग टीचर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यह देखकर अवनी शेरगिल भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह बोलती है नागोंग टीचर ने क्या अपने घोस्ट पंच फेस्ट का यूज़ नहीं किया है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के अंदर ऐसा कुछ सीन हो गया था जो कि नागोंग टीचर अटैक करने वाला ही नहीं था, बट उसके पंचेस उसके कंट्रोल में ही नहीं रहे थे। वो ऐसे लगातार उसके पंचेस वीर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। वीर बड़ी आसानी के साथ उस सारे पंचेस को मुस्कुराते हुए सारे पंचेस को वहीं पर डॉज कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, डिफेंस कर रहा था, बट टीचर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके पंचेस उसके कंट्रोल में ही नहीं थे। वहाँ वीर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है मैं केवल अपनी बाहुआर की एनर्जी फ्लो का यूज़ करते हुए यूज़ कर रहा हूँ, जो कि उसकी मिनी लोके का जब वो यूज़ करती है तब, जो कि नागोंग के मुस्कुराते वाले सारे हमले जो कि मेरी तरफ आ रहे, मैं इतने आसानी से उन सबको डिफ्लेक्ट एंड डॉज कर पा रहा हूँ, जो कि ये बहुत आसान बात है। वीर मन ही मन सोचता है यहाँ तक कि नागोंग टीचर के जिनके 4 जिन लोग खुले हुए होने के बावजूद भी मेरे हाथ का विरोध नहीं कर पा रहे, जो कि इन मैं जो बावार की एनर्जी फ्लो का यूज़ कर रहा हूँ उसकी लोकी का, जो कि इसके भी ये डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यार इसके जिन 4 लोग जिन लोग होने का क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर? तो टीचर नागोंग तुरंत ही वीर से थैंक यू बोलते हैं और सभी स्टूडेंट को आगे बताना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वीर रहे जब मास्टर ने आप सब लोग को कैसे दिखाएगा सामने वाले का कोई भी अटैक को कितनी आसानी से आप सब लोग डिफ्लेक्ट एंड डिफेंस कर सकते हो, जो कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करना चाहिए। ऐसे सब कुछ डेमोस्ट्रेशन के बारे में वो बता रहा था वो टीचर सब स्टूडेंट को। अवनी शेरगिल तुरंत ही मन सोचती है क्या मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बुरा सोच रही थी नागोंग टीचर्स के बारे में? क्या शायद ये वीर को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहते थे? क्या मैं ही गलत सोच रही थी नागोंग टीचर्स के बारे में, या शायद मैं पहले इसके बारे में गलत सोच रही थी? टीचर इतना बुरा भी वीर के साथ नहीं करना चाहता होगा। एक और टीचर बोलता है तुम सचमुच वीर की चापलूसी कर रहे हो,
एक और लेडी टीचर बोलती है, शायद वीर रहे जाको बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से नागोंग टीचर वीर की चापलूसी कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं मुझे। हम लोगों को 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। अवनी शेरगिल वीर के पास आते हुए बोलते, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, कक्षा के अंदर इतने सारे शांति से स्टूडेंट सब पढ़ रहे थे, उसके बारे में मैंने जो सोचा था वही हुआ। उस बात के बारे में आपने क्या सोचा जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी, क्या आपने उसके ऊपर विचार किया कि नहीं? वीर अवनी शेरगिल से बोलते हैं, मुझे डर है कि मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मुझे कोई दूसरा हथियार न मिल जाए जो मेरे लायक हो उपयोग करने के लिए। फिर भी मैं क्या ताया तरवाल शेरगिल फैमिली के लिए इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रख सकती है क्या? अवनी शेरगिल आगे बोलती है, पिछली बार आप मुझसे पूछ रहे थे ना मेरे परदादा के बारे में। वीर पूछता है, इस मामले से क्या उनका कुछ संबंध है क्या? अवनी शेरगिल आगे बोलती, किन परिवार हमारी शाखा यिन यान कबीले से उतरी है जो प्राचीन काल से पहले सम्राट का वंशज है। ताया तरवाल इस सम्राट की निजी तरवाल थी। शेरगिल परिवार के पास एक ची साधना कला भी थी जिसका अभ्यास केवल ताया तरवाल के साथ ही ठीक से किया जा सकता है। उस युग में दूसरे ग्रह यानी कि दूसरे शेल्टर्स के बारे में कुछ भी खोज नहीं हुई थी। उन चीज़ों के बारे में प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक, स्किल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर चीज़ें मानी जाती है और जीवन भर के लिए यूज़ होती थी, जो कि अपनी पूरी लाइफ लगाने के बाद ही उन चीज़ों को सीखना अपनी रियल फॉर्म में यूज़ करने में इतना भी आसान नहीं था वो सारी चीज़ें उस टाइम पर। अवनी शेरगिल आगे बोलते, केवल मेरे दादाजी ही बचपन से ताया तरवाल और अपने एक ची कला को एक साथ मर्ज कर अभ्यास कर रहे थे। जब मेरे दादाजी युवा थे यानी कि तुम्हारी उम्र के आसपास थे तब उससे उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया था और उस ताया तरवाल और ची कला को मर्ज कर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन पाए थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी उस चीज़ को सीखने में। वीर पूछता है, क्या वह सफल हुए? वो सफल हुए कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट जो 7वीं टीम की शेल्टर की खोज के लिए गई थी ना, उनमें से एक सदस्य मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी ने हमारी फैमिली विरासत के लिए एक नोट छोड़ा था, उसके अंदर लिखा हुआ था, ये आधी ताया तरवाल को रखना और आधी ताया तरवाल को ढूंढ कर इस ची कला को पूर्ण तरीके से इस ताया को बहाल करा देना। कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। वर्मी ग्रह के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। वर्मी ग्रह के ऊपर हमें दिखाया जाता है वीर वहाँ पर ताया तरवाल का टूटा हुआ हिस्सा लेकर बैठा था और वहाँ पर वीर सोच रहा था अवनी शेरगिल की सारी बातें जो उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था, वो सारी बातें वीर के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। ताया तरवाल को मर्ज करना ची कला से। वीर स्टेचू के पास खड़ा होते हुए मन ही मन सोचता है, प्रोफेसर मंत्रा का तीसरा जीन लॉक भी 1 महीने पहले ही अनलॉक हो चुका है, तो चलो अब मुझे तीसरे स्पिरिट शेल्टर बेस के अंदर जाना चाहिए। अगर भाई लोग आपको स्पिरिट शेल्टर बेस के बारे में नहीं पता तो आप लोग ऑलरेडी ओल्ड एपिसोड देखे होंगे तो पता होगा, नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ क्लियरेंस के लिए, जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। तो स्पिरिट बेस शेल्टर यानी कि जो कि वहाँ पर अलग अलग स्पिरिटें होती हैं, उनसे फाइट करने का वैसा वगैरह होता है, जो कि वहाँ पर पावर सिस्टम स्पिरिट जीन पॉइंट के साथ ट्रांजेक्शन होता है। वहाँ पर अलग अलग स्पिरिट बेस होते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, जो कि उसके हिसाब से वहाँ पर जो जीतता है उसे स्पिरिट सेल्फ जीन पॉइंट नहीं मिलता है, जो कि अपना ट्रांजेक्शन करना पड़ता है सेल्फ जीन पॉइंट वैसे वगैरह। तो वीर वहाँ पर एंटर हो जाता है 3rd स्पिरिट बेस शेल्टर।